न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप के इस वीडियो का कंप्लीट वर्जन पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। कोर्स में एनरोलमेंट के लिए या कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। न्यूक्लियर वेपन्स मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं। अगर दो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं और दोनों कंट्रीज के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के होने का मतलब है कि जब एक कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है तब वो कंट्री इस न्यूक्लियर अटैक की वजह से, इस फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड नहीं होगी। न्यूक्लियर अटैक को फेस करने के बावजूद भी उस कंट्री के पास इतनी क्षमता होगी कि वो कंट्री अपने एनिमी कंट्री के ऊपर, जिस कंट्री के द्वारा उस कंट्री को अटैक किया गया है, उस एनिमी कंट्री के ऊपर वो कंट्री अपने पूरे ताकत, अपने पूरे क्षमता से न्यूक्लियर अटैक कर सके और अपने एनिमी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये जो कैपेबिलिटी है फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक को फेस कर लेने के बाद भी अपने एनिमी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देने की ये जो कैपेबिलिटी है, इसे ही सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। तो जब दो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी और इन दोनों कंट्रीज के बीच जब न्यूक्लियर वॉर होगा, तो इस न्यूक्लियर वॉर में दोनों कंट्रीज का पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाना ये निश्चित है, ये तय है। यहां पर दोनों कंट्री का म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन ये एश्योर्ड है, ये तय है, इसलिए इसे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। यहां पर अब एक क्वेश्चन इमर्ज करता है कि जब कंट्रीज को ये पता है कि न्यूक्लियर वॉर के सिचुएशन में उनका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, उनका कंप्लीट एनहाइलेशन तय है, निश्चित है, जब ये बात हर न्यूक्लियर वेपन कंट्री को, हर उस न्यूक्लियर वेपन कंट्री को जिनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, हर उस न्यूक्लियर वेपन कंट्री को जब ये बात पता है, तो क्या कभी दो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज के बीच न्यूक्लियर वॉर होगा? क्या कभी कोई कंट्री ये जानते हुए कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो उस न्यूक्लियर वॉर में उस कंट्री का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन तय है, क्या कभी कोई कंट्री ये जानते हुए भी न्यूक्लियर वॉर में एंटर करेगी या न्यूक्लियर वॉर को इनिशिएट करेगी? अगर इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं, अगर इस क्वेश्चन का आंसर है नो, कि कोई भी कंट्री कभी भी खुद अपना डिस्ट्रक्शन नहीं चाहेगी, कोई भी कंट्री कभी भी खुद अपना डिस्ट्रक्शन नहीं चाहेगी, इसलिए किसी भी कंट्री के द्वारा कभी भी न्यूक्लियर वॉर को इनिशिएट नहीं किया जाएगा, न्यूक्लियर वेपन के यूज को इनिशिएट नहीं किया जाएगा। तो अगर हम ये मानकर चलते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि जब कभी भी किसी कंट्री के द्वारा किसी दूसरे कंट्री को न्यूक्लियर वेपन को यूज करने का थ्रेट दिया जाता है, तब इस थ्रेट की क्रेडिबिलिटी भी जीरो होती है। क्यों? क्योंकि जो थ्रेट रिसीव करने वाला कंट्री है उसे ये पता है कि जिस कंट्री के द्वारा ये थ्रेट दिया जा रहा है वो कंट्री खुद भी कभी न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो यूज करता है तो इससे उस कंट्री का भी डिस्ट्रक्शन तय है। अगर हम इस म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लॉजिक को फॉलो करें तो इस म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लॉजिक के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर वेपन को यूज करने का थ्रेट कभी भी क्रेडिबल नहीं होता। क्रेडिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि कंट्रीज को ये पता होता है कि न्यूक्लियर वेपन को यूज करना मतलब एक ऐसे प्रोसेस को इनिशिएट करना जिस प्रोसेस का एंड रिजल्ट होगा दोनों कंट्रीज का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। और क्योंकि कोई भी कंट्री अपना कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, अपना कंप्लीट एनहाइलेशन नहीं चाहेगा, इसलिए न्यूक्लियर वेपन को यूज करने का थ्रेट देना ये थ्रेट कभी क्रेडिबल नहीं होगा। मतलब अगर कभी दो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट होता है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन के यूज के थ्रेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है,
दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन ये न्यूक्लियर वेपन किसी भी डिस्प्यूट, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन में एक बार्गेनिंग टूल की तरह नहीं यूज किया जा सकता, एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह नहीं यूज किया जा सकता। मतलब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को ये कहकर अपनी बात नहीं मनवा सकता कि उस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, और अगर इस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन उस कंट्री के फेवर में नहीं होता है तो वो कंट्री अपने अपोनेंट, अपने एडवर्सरी के अगेंस्ट उस न्यूक्लियर वेपन को यूज करेगा। तो ये कहते हुए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन नहीं किया जा सकता। तो अगर न्यूक्लियर वेपन को यूज करने का थ्रेट क्रेडिबल नहीं होता, तो फिर न्यूक्लियर वेपन की यूटिलिटी क्या है? न्यूक्लियर अटैक्स को डिटर करने के अलावा, देखिए, न्यूक्लियर वेपन की सबसे बड़ी यूटिलिटी होती है कि न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर अटैक्स को डिटर करते हैं, मतलब न्यूक्लियर अटैक्स को प्रिवेंट करते हैं। अगर एक कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है और साथ ही साथ उस कंट्री के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है, तो फिर ये कंट्री अपने न्यूक्लियर वेपन के माध्यम से किसी भी न्यूक्लियर अटैक को डिटर कर सकता है। तो न्यूक्लियर वेपन्स की सबसे बड़ी यूटिलिटी होती है न्यूक्लियर अटैक्स को डिटर करना, न्यूक्लियर अटैक्स को प्रिवेंट करना। लेकिन न्यूक्लियर अटैक्स को डिटर करने के अलावा न्यूक्लियर वेपन्स की और क्या यूटिलिटी होती है? क्या न्यूक्लियर वेपन्स को दो कंट्रीज के बीच मौजूद बायलैटरल डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक बार्गेनिंग टूल की तरह कभी यूज किया जा सकता है? देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स की यूटिलिटी न्यूक्लियर अटैक्स को डिटर करने के अलावा और कुछ भी नहीं होगी। अगर न्यूक्लियर वेपन को यूज करने का जो थ्रेट है, ये थ्रेट क्रेडिबल नहीं होगा। एक थ्रेट क्रेडिबल कब होता है? एक थ्रेट क्रेडिबल तब होता है जब इस थ्रेट को रिसीव करने वाले को ये बिलीव हो जाए, ये यकीन हो जाए कि थ्रेट में कही जो बातें हैं उन बातों पर अमल किया जा सकता है, उन बातों को हकीकत बनाया जा सकता है। एक थ्रेट को रिसीव करने वाला जो रेसिपिएंट है, जब उस रेसिपिएंट के भीतर ये बिलीव, ये फीलिंग डेवलप हो जाए कि थ्रेट में कही जो भी बातें हैं उन बातों को हकीकत में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तभी ये जो थ्रेट है ये थ्रेट क्रेडिबल होगा। जब तक न्यूक्लियर वेपन को यूज करने का थ्रेट क्रेडिबल नहीं होगा, तब तक न्यूक्लियर वेपन की यूटिलिटी एक न्यूक्लियर अटैक को डिटर करने के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती। इंटरनेशनल रिलेशंस के कई स्कॉलर्स का ये मानना है कि न्यूक्लियर वेपन्स की यूटिलिटी सिर्फ न्यूक्लियर अटैक्स को डिटर करने तक सीमित नहीं होती है। न्यूक्लियर वेपन्स को बायलैटरल डिस्प्यूट, बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स में एक डिप्लोमेटिक टूल, एक बार्गेनिंग टूल की तरह भी यूज किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें न्यूक्लियर वेपन के यूज के थ्रेट को क्रेडिबल बनाना होगा। ओके, न्यूक्लियर वेपन के यूज के थ्रेट को क्रेडिबल बनाना होगा, और न्यूक्लियर वेपन के यूज के थ्रेट को दो तरीकों से क्रेडिबल बनाया जा सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर वेपन के यूज के थ्रेट को दो तरीकों से क्रेडिबल बनाया जा सकता है। एक तरीका है जिसे कहते हैं टाइंग हैंड्स स्ट्रैटेजी, और जो दूसरा तरीका है उसे कहते हैं न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप। टाइंग हैंड्स स्ट्रैटेजी के तहत एक कंट्री को ओपनली, पब्लिकली दुनिया के सामने ये कमिटमेंट करना होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन या एक पर्टिकुलर कंडीशन में उस कंट्री के द्वारा उस कंट्री के एडवर्सरी या उस कंट्री के एक पर्टिकुलर एनिमी के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन को यूज किया जाएगा। यहां पर एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री दुनिया के सामने ये पब्लिकली कमिट करती है, अपने आप को एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस से बांधती है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर कंडीशन में, एक पर्टिकुलर ओपोनेंट, एक पर्टिकुलर एडवर्सरी के अगेंस्ट उस कंट्री के द्वारा न्यूक्लियर वेपन को यूज किया जाएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, जहां पर एक कंट्री न्यूक्लियर वेपन के यूज के कमिटमेंट से अपने आप को बांधती है, इस स्ट्रैटेजी को टाइंग हैंड्स स्ट्रैटेजी कहा जाता है। तो इस तरह के कमिटमेंट के द्वारा, इस तरह के कमिटमेंट के माध्यम से एक कंट्री अपने न्यूक्लियर वेपन के यूज के थ्रेट को क्रेडिबल बना सकती है। टाइंग हैंड्स स्ट्रैटेजी को कई बार यूज किया जा चुका है, लेकिन यहां पर इस स्ट्रैटेजी में न्यूक्लियर वॉर के होने की संभावना बहुत ही कम होती है। जो हमारा सेकंड स्ट्रैटेजी है वो है न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप का स्ट्रैटेजी। यहां पर न्यूक्लियर वॉर के होने की संभावना बहुत अधिक होती है। न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप, इस टर्म को
कोल्ड वॉर के इनिशियल डिकेड्स में 1950s के दशक में उस वक्त के यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन फॉस्टर ड्यूल्स के द्वारा पॉपुलराइज किया गया था। लेकिन न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप इस टर्म के ऊपर जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, इसे थॉमस शेलिंग के द्वारा डेवलप किया गया। थॉमस शेलिंग अपने 1960 की बुक द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप के इस आइडिया को कंसेप्चुअली डेवलप करते हैं। और हम जिस न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप के कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में समझेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है ये थॉमस शेलिंग का ही कॉन्सेप्ट है। थॉमस शेलिंग अपने बुक द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह से न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप को समझाते हैं, हम उसी तरीके से इस वीडियो में न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, थॉमस शेलिंग कहते हैं कि ये बात सच है, ये बात सही है कि किसी भी कंट्री के द्वारा कभी भी इंटेंशनली न्यूक्लियर वॉर को इनिशिएट नहीं किया जाएगा। ये बात सच है कि कोई भी कंट्री कभी भी न्यूक्लियर वॉर के थ्रू अपना खुद का डिस्ट्रक्शन नहीं चाहेगी। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी, इस म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन के पॉसिबिलिटी के बावजूद भी, न्यूक्लियर वेपन्स को, थॉमस शेलिंग के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स को बायलैटरल इश्यूज में, बायलैटरल डिस्प्यूट्स, बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स में एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह, एक बार्गेनिंग टूल की तरह यूज किया जा सकता है। और न्यूक्लियर वेपन्स को इस तरह से एक बार्गेनिंग टूल, एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह यूज किए जाने की ये जो स्ट्रैटेजी है, इसे ही थॉमस शेलिंग न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप कहते हैं। थॉमस शेलिंग कहते हैं कि न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप इज अ स्ट्रैटेजी विच इन्वॉल्व्स कंपटीशन इन रिस्क टेकिंग। न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप के इस स्ट्रैटेजी में, थॉमस शेलिंग के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप के इस स्ट्रैटेजी में एक कंपटीशन इन्वॉल्व्ड है। और ये कंपटीशन किस तरह का कंपटीशन है? कंपटीशन ऑफ रिस्क टेकिंग। ओके, कंपटीशन ऑफ रिस्क टेकिंग। यहां पर जो रिस्क की बात की जा रही है, ये रिस्क है वॉर का रिस्क। ओके, वॉर का रिस्क। दो एडवर्सरीज हैं, दो कंट्रीज हैं, दोनों एक दूसरे की एनिमी हैं। किसी इशू, किसी कॉन्फ्लिक्ट में दोनों कंट्री एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है और दोनों पीछे हटना नहीं चाहती। दोनों को पता है कि अगर दोनों में से कोई पीछे नहीं हटता है तो पीछे नहीं हटने की वजह से वॉर का रिस्क, युद्ध का रिस्क बढ़ेगा और दोनों कंट्री इस युद्ध के रिस्क को, वॉर के रिस्क को लेगी, लेकिन पीछे नहीं हटेगी। जैसे जैसे समय बीतेगा वॉर का रिस्क बढ़ता जाएगा। इन दोनों कंट्रीज में जिस कंट्री के द्वारा वॉर का रिस्क सबसे अधिक लेने की क्षमता होगी, वो कंट्री इस कॉन्फ्लिक्ट, इस डिस्प्यूट में प्रिवेल करेगा, वो कंट्री इस कॉन्फ्लिक्ट, इस डिस्प्यूट में जीतेगा। जिस कंट्री में वॉर के रिस्क को लेने की क्षमता कम होगी, जिस कंट्री के लिए जो डिस्प्यूट है, जो इशू है, उससे अधिक उस कंट्री का सर्वाइवल इंपॉर्टेंट होगा, वो कंट्री रिस्क लेने में अपने ओपोनेंट से पीछे रह जाएगी और यहां पर उस कंट्री का लॉस होगा। देखिए, इसी बात को थॉमस शेलिंग बहुत खूबसूरती से अपनी बुक में समझाते हैं। देखिए, थॉमस शेलिंग हमें इमेजिन करने को कहते हैं कि दो कंट्रीज हैं,